नमस्कार दोस्तों, मैं विकास चौधरी प्रोक्सिमा एजुकेशन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अपन ने एक सीरीज शुरू की थी, वो सीरीज थी पॉलिटी एमसीक्यू सीरीज। इसका पार्ट 1 अपन ने कर लिया था। उसके अंदर अपन ने क्या देखा था, उसके अंदर जो संविधान का निर्माण है उनसे रिलेटेड एक्ट देखे थे, और जो अपनी संविधान सभा है वो और उसकी निर्माण प्रक्रिया, इसके बारे में डिस्कस किया था। उनसे रिलेटेड जो भी अच्छे एमसीक्यू है वो अपन ने सॉल्व किए थे। आज अपन देखेंगे उसे आगे की प्रक्रिया, जिसमें अपन कौन कौन सी चीजें देखेंगे। एक तो देखेंगे, पहला पॉइंट तो मेजर कमेटी है, यानी जो संविधान सभा बनाई गई तो वो अकेले किसी व्यक्ति ने तो नहीं बनाई, बहुत सारी समितियों ने मिलकर संविधान का निर्माण किया है ना। बहुत सारी समितियां मिलकर संविधान का निर्माण करती है। उन समितियों से क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन समितियों से, सभी समितियों से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कौन सी समिति का अध्यक्ष कौन है। बस यही क्वेश्चन पूछा जाता है। जितने भी समितियां हैं, संघ संविधान समिति हो गई, प्रांतीय संविधान समिति हो गई, या झंडा तदर्थ समिति हो गई, सबसे पूछा जाता है इन समितियों का अध्यक्ष कौन है। केवल एक समिति बचती है, प्रारूप समिति, उससे पूछ लिया जाता है कि कब बनी, उसका अध्यक्ष और उसके सदस्यों के नाम भी उससे पूछ लिए जाते हैं। तो अपन डिटेल में उसको डिस्कस करेंगे। अपना जो दूसरा पॉइंट है, वो दूसरा पॉइंट है सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों, अपने कल एक क्वेश्चन सोल्व किया था कि भारतीय संविधान को ग्रहित संविधान में बोलते हैं ना। क्यों बोलते हैं? क्योंकि कम से कम 60 देशों के संविधान को पढ़ा गया, और वहां से जो भारतीय परिस्थितियों के अनुसार जो अच्छे तथ्य हो सकते थे उनको कंक्लूड करके भारत के संविधान का निर्माण किया गया है ना। तो वो कहाँ से कौन कौन सा आर्टिकल लिया गया था, उनके बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे। इसके अंतर्गत ये सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत है ना। क्या क्या सोर्स है कि ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया, जर्मनी से क्या लिया, ब्रिटेन से क्या लिया, अमेरिका से क्या लिया, है ना। इसके बारे में जो आज का अपना तीसरा पॉइंट रहेगा वो रहेगा इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट का मतलब भाग, कि भाग 1 में क्या है, जैसे संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। भाग 2 में क्या है, नागरिकता के बारे में दिखाया गया है। भाग 18 में क्या है, आपात उपबंधों के बारे में बताया गया है। तो ये 3 पॉइंट आज अपन इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं। देखो, अपना पहला क्वेश्चन है, निम्न से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का, जो संविधान सभा की जो संघ संविधान समिति थी, इसका अध्यक्ष कौन था, है ना। तो संविधान सभा की जो संघ संविधान समिति थी, इसका अध्यक्ष कौन था। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू के बारे में। जवाहरलाल नेहरू, देखो जवाहरलाल नेहरू को 3 कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था। कितनी समितियों का अध्यक्ष बनाया गया? 3 समिति, जो अपने को महत्वपूर्ण पढ़नी है। उसमें से एक है संघ संविधान समिति। कौन सी? संघ संविधान समिति। तो संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन? इसका अध्यक्ष है जवाहरलाल नेहरू। जो दूसरी समिति है जवाहरलाल नेहरू से रिलेटेड, वो है संघ शक्ति समिति। कौन सी? संघ शक्ति समिति, है ना। जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है जो दूसरी समिति है वो है संघ शक्ति समिति। जो तीसरी समिति है जवाहरलाल नेहरू से रिलेटेड, वो कौन सी है? जवाहरलाल नेहरू से रिलेटेड तीसरी समिति है राज्यों से संबंधित समिति। कौन सी? राज्यों से संबंधित समिति। राज्यों या प्रांतों से संबंधित राज्यों या प्रांतों से संबंधित समिति, है ना। तो ये 3 समिति थी। इन तीनों समितियों के अध्यक्ष कौन है? इन तीनों समितियों के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी, है ना। इसके अलावा जो अपन बात कर सकते हैं, इसे तो इसके अंदर अपन बात कर लेते हैं जवाहरलाल नेहरू के बारे में। क्या पूछा? संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन है? तो संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन है? जवाहरलाल नेहरू संघ संविधान समिति का अध्यक्ष हो गया, है ना। अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। देखो, भारतीय संविधान समिति की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है ना। जो भारतीय संविधान को जो फ्रेमिंग की गई, इसमें एक प्रारूप समिति बनी थी, उस प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? अभी भी अपन ने बात की थी, है ना, कि सभी समितियों से क्या पूछा जाता है? सभी समितियों से केवल ये पूछा जाता है कि इसका अध्यक्ष कौन है। बाकी जो एक समिति बचती है प्रारूप समिति,
इसे अध्यक्ष, इसकी स्थापना और इसमें जो सदस्य हैं उनके बारे में पूछ लिया जाता है। तो अपन डिस्कस करते हैं कि जो प्रारूप समिति थे उससे संबंधित अध्यक्ष कौन है ना। तो कौन सी समिति? प्रारूप समिति। प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के देखो दोस्तों, प्रारूप समिति की स्थापना कब हुई? ये BN राव, अपन ने कल पढ़ा था कि जो संविधान सभा है इसका संवैधानिक सलाहकार कौन था? वो थे BN राव, है ना। ये क्या नाम था उनका? BN राव। BN राव संवैधानिक सलाहकार थे संविधान सभा के। उन्होंने एक प्रारूप प्रस्तुत किया संविधान का कि ये संविधान का प्रारूप होना चाहिए। तो उसके लिए, उस प्रारूप के डिस्कस करने के लिए, उसमें कुछ काटछाट करने के लिए एक समिति बनाई गई। उस समिति का नाम था प्रारूप समिति। प्रारूप समिति क्या करती? जो भी समिति, जिससे बहुत सारी समितियां बनाई गई थी, वो सारी समितियां कोई भी प्रस्ताव लाती, जैसे मूल अधिकारों से संबंधित समिति मूल अधिकार का प्रस्ताव लाती कि ऐसा फॉर्मेट होना चाहिए, फिर प्रारूप समिति उस फॉर्मेट को डिस्कस करती और एक कंक्लूजन निकालती। तो इसके लिए प्रारूप समिति निर्धारित की गई थी। हाँ, तो प्रारूप समिति की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना पूछ लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 29 अगस्त 1947। प्रारूप समिति की डेट भी पूछ लेते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई। इसमें कितने सदस्य थे? प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? प्रारूप समिति में टोटल 7 सदस्य थे। 7 सदस्यीय समिति थी प्रारूप समिति। 7 सदस्य कौन है? तो 7 सदस्य ऐसे हैं 6 + 1। 7 सदस्य कैसे? 6 + 1, यानी 6 तो इसके सदस्य हो गए और 1 इसका अध्यक्ष हो गया। और एक अध्यक्ष कौन है इसका? तो प्रारूप समिति है, इसका अध्यक्ष बनाया गया भीमराव अंबेडकर। कौन तो? किसको? भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, है ना। ये देखो, प्रारूप समिति अपन ने बात की कि सभी समितियां कोई भी ड्राफ्ट बनाती है ना किसी भी चीज का, वो किसके पास लाती? प्रारूप समिति के पास लाती, है ना। तो सबसे महत्वपूर्ण समिति कौन सी होगी? प्रारूप समिति सभी समितियों में सबसे महत्वपूर्ण समिति थी। और इसके अध्यक्ष कौन है? भीमराव अंबेडकर। इसलिए भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है, भारतीय संविधान का पितामह, भारतीय संविधान का आर्किटेक्ट भी इनको कहा जाता है। ये अपने को ध्यान रखना है। इसके अलावा इसमें 6 सदस्य कौन थे? इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ना। तो 6 सदस्य कौन थे? अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर एक है, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। ये इतना बड़ा नाम है लेकिन ये सिंगल पर्सन है ना। दूसरे व्यक्ति का नाम है ना, वो है KM मुंशी। दूसरा व्यक्ति कौन है? दूसरा व्यक्ति है KM मुंशी, है ना। इसके अलावा एक है मोहम्मद सादुल्ला। मोहम्मद सादुल्ला, है ना। तो मोहम्मद सादुल्ला तीसरे पर्सन हो गए, है ना। एक है गोपाल कृष्ण वो आयंगर जी, है ना। एक कौन? एन माधवराव, एन माधवराव। एक कौन है? एक है एन माधवराव। एन माधवराव किसकी जगह आए थे? एन माधवराव आए थे ये DPO BL मित्रा की जगह। एन माधवराव किसकी जगह आए थे? एन माधवराव BL मित्र की जगह आए थे। BL मित्र की जगह, है ना। BL मित्र की जगह कौन? एन माधवराव BL मित्र की जगह आए थे, है ना। और एक एन गोपाल स्वामी आएंगे, गोपाल स्वामी अयंगर। एक है गोपाल स्वामी अयंगर, ठीक है ना। और एक है TT कृष्णमाचारी। कौन है? TT कृष्णमाचारी।
टीटी कृष्णामाचारी एक और सदस्य। तो ये टीटी कृष्णामाचारी किसकी जगह आए थे? टीटी कृष्णामाचारी आए थे डीपी खेतान की जगह, डीपी खेतान, है ना। यानी पहले बीएल मित्र थे, है ना। पहले इस सभा के अंतर्गत जो प्रारूप समिति थी इसके अंतर्गत किसको रखा गया था? बीएल मित्र को रखा गया था। फिर बीएल मित्र ने इस्तीफा दे दिया, उसकी जगह कौन आता है? एन माधव राव। और डीपी खेतान की जगह कौन आता है? टीटी कृष्णामाचारी। तो ये याद रखना है कि अपने को इसके 7 सदस्य कौन कौन से थे। तो 7 सदस्य कौन कौन से थे? एक अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर और के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, एन गोपाल स्वामी अयंगर, एन माधव राव जो किसी जगह आए थे बीएल मित्रा की जगह, टीटी कृष्णामाचारी और डीपी खेतान। तो ये सभी सदस्य क्या थे? प्रारूप समिति से संबंधित सदस्य थे। प्रारूप समिति से संबंधित एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि प्रारूप समिति में एकमात्र कांग्रेसी सदस्य, है ना। प्रारूप समिति में जो एकमात्र कांग्रेसी सदस्य थे वो थे के एम मुंशी। के एम मुंशी प्रारूप समिति में एकमात्र कांग्रेसी सदस्य थे। कौन थे? के एम मुंशी, है ना। तो अपने को ध्यान रखना है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक बात। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संविधान द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु तो सलाहकार समिति थे, उसके अध्यक्ष कौन है? देखो दोस्तों, अब अपन बात करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके बारे में सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना। सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास 2 इंपॉर्टेंट समिति थी। एक थी प्रांतीय संविधान समिति, अभी जवाहरलाल नेहरू के साथ में अपन ने पढ़ा संघीय संविधान समिति, है ना। जबकि प्रांतीय संविधान समिति किसकी थी? ये थी प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इनके पास एक समिति थी प्रांतीय संविधान समिति। कौन सी? प्रांतीय संविधान समिति। ये किसके पास थी? ये थी वल्लभ भाई पटेल के पास में। इसके अलावा एक और समिति थी इनके पास, सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास। उस समिति का नाम क्या है? वो है मौलिक अधिकार मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक जनजातियों एवं अपवर्जित क्षेत्रों। मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक जनजातियों और अपवर्जित क्षेत्रों से संबंधित सलाहकार समिति, है ना। तो इस समिति मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक जनजाति और अपवर्जित क्षेत्रों से संबंधित सलाहकार समिति एक ही कमेटी है, ये अलग अलग कमेटी का नाम नहीं है। मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक जनजाति और अपवर्जित क्षेत्रों से संबंधित सलाहकार समिति ये एक ही समिति का नाम है ना। तो इसके अध्यक्ष भी कौन थे? इसके अध्यक्ष भी थे वल्लभ भाई पटेल। अब इस समिति को 4 अलग अलग भागों में बांट दिया गया, है ना। इस समिति को 4 उप समितियों में बांट दिया गया। तो इसकी जो उप समितियां बनी उसमें पहली उप समिति बनी मौलिक अधिकार उप समिति। कौन सी? मौलिक अधिकार उप समिति, है ना। मौलिक अधिकार उप समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में तो ये पूरी कमेटी बनी। अब इसमें कुछ 4 लोगों को लाके मौलिक अधिकार उप समिति बना दी। एक तो बना दी मौलिक अधिकार उप समिति और उसका अध्यक्ष किसे बना दिया गया? उसका अध्यक्ष बना दिया गया जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी को मौलिक अधिकार उप समिति का अध्यक्ष बना दिया गया, है ना। इसके अलावा दूसरी कमेटी बनती है इसमें,
वो दूसरी कमेटी का नाम क्या है? दूसरी कमेटी है अल्पसंख्यक से संबंधित समिति है, अल्पसंख्यक संबंधी समिति। अल्पसंख्यक संबंधी समिति, इसके अध्यक्ष कौन है? अल्पसंख्यक संबंधी समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष बनाया गया एच.सी. मुखर्जी। किसको? एच.सी. मुखर्जी को इसका अध्यक्ष बनाया गया, है ना। एच.सी. मुखर्जी को इसका अध्यक्ष बनाया गया। जो तीसरी कमेटी थी वो कौन सी थी? ये जनजातियों और अपरिचित क्षेत्रों से संबंधित है ना। तो जनजातियों, तीसरी समिति थी जनजातियों जनजातीय क्षेत्रों व असम के जो अपवर्जित क्षेत्र है ना, जनजाति हो गई, और जो अपवर्जित क्षेत्रों में से केवल एक लेना है असम, है ना। तो असम के अपवर्जित क्षेत्र, असम के अपवर्जित क्षेत्र, है ना। तो ये जो समिति बनी, इसका जो ये उपसमिति थी, इस समिति की उपसमिति कौन सी? जनजातीय क्षेत्रों व असम के अपवर्जित क्षेत्रों से जो संबंधित समिति थी, इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया? इसका अध्यक्ष बनाया गया गोपीनाथ बारदोलाई। इसे गोपीनाथ बारदोलाई, है ना। तो गोपीनाथ बारदोलाई को इसका अध्यक्ष बनाया गया। इसके अलावा जो चौथी समिति बनी वो बनी अपवर्जित व आंशिक अपवर्जित व आंशिक अपवर्जित, अपवर्जित व आंशिक अपवर्जित क्षेत्र से संबंधित समिति, है ना। अपवर्जित व आंशिक अपवर्जित क्षेत्र से संबंधित समिति, तो उस समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? उसका बनाया गया ये बीवी ठक्कर को, एवी ठक्कर, इन्हें अपन ठक्कर बापा के नाम से भी जानते हैं, है ना। आदिवासियों की मसीहा ठक्कर बापा, है ना। तो इन्हीं को बनाया गया अपवर्जित व आंशिक अपवर्जित क्षेत्र से संबंधित समिति का अध्यक्ष। तो क्वेश्चन क्या पूछा है? संविधान द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति, न कि उपसमिति, कौन सी? समिति के अध्यक्ष पूछा है। समिति का अध्यक्ष कौन है? समिति का अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। और अगर उपसमितियों की पूछ ले, ये सभी क्या है? ये सभी उपसमितियां हैं, है ना। ये सभी उपसमितियां, अगर इनसे संबंधित अध्यक्ष पूछ लिया जाए तो अपन इनसे सोल्व कर देंगे। इनको देख लो आप ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया। अभी भी अपन ने प्रारूप समिति के बारे में डिस्कस किया कि प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को हुआ था। ठीक है, ये क्वेश्चन अपना सोल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान निर्मात्री सब परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन है ना। फिर एक और व्यक्ति के बारे में अपन बात कर लेते हैं। वो थे भारत के पहले प्रधानमंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन कौन सी समिति थी, है ना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास एक समिति थी जो ये नियमों से संबंधित समिति है ना, कि नियमों का संचालन कैसे करना है ना। तो एक थी संचालन समिति। कौन सी समिति? संचालन समिति। संचालन के लिए यहाँ पर इंग्लिश वर्ड यूज होगा, वो होगा स्टीयरिंग, STEERING, है ना, स्टीयरिंग समिति, है ना, स्टीयरिंग समिति। ये वर्ड याद रखना है,
क्यों याद रखना है अभी बताता हूँ, लेकिन ये वर्ड याद रखना है कि संचालन के लिए यहाँ पर वर्ड होगा ये क्या होगा, स्टीयरिंग समिति। इसके अलावा एक और समिति थी इनके पास, वो थी स्टाफ व वित्त समिति। कौन सी? स्टाफ व वित्त जो संबंधित समिति थी, वो भी उसके अध्यक्ष भी कौन थे? उसके अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसके अलावा एक समिति थी झंडा समिति, झंडा समिति, और इस झंडा समिति के अध्यक्ष भी कौन थे? झंडा तदर्थ समिति, उसको बोलते अपन झंडा तदर्थ समिति या राष्ट्रीय ध्वज तदर्थ समिति। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष भी थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना। इसके अलावा एक और कमेटी थी इनके पास थी नियमों की जो प्रक्रिया संबंधी समिति थी, है ना। नियमों प्रक्रिया संबंधी नियम समिति, है ना। प्रक्रिया संबंधी नियम समिति, इसके अध्यक्ष भी कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो ये कैसे प्रक्रिया संबंधी कि कौन कौन सी प्रक्रिया से संविधान का निर्माण होगा, इसका काम कौन देखेगा? इसका काम संविधान सभा का अध्यक्ष देखेगा। अपन ने कल बात की कि संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए। तो ये तो देखेंगे प्रक्रिया संबंधी कि प्रक्रिया संबंधी कौन कौन से नियम होंगे, है ना। इनके बारे में बात कौन करेगा? इनके बारे में बात करेगा जो संविधान सभा का अध्यक्ष होगा वो, और उनका अध्यक्ष से बनाया गया था राजेंद्र प्रसाद को। इसके अलावा जो वित्त हो गया, जो स्टाफ हो गया, इनके बारे में भी कौन बात करेगा? जो अध्यक्ष होगा, है ना, जो कुछ संविधान सभा का अध्यक्ष होगा वही बात करेगा। तो वित्त और स्टाफ इन दोनों से भी रिलेटेड अध्यक्ष किसको बनाया गया? राजेंद्र प्रसाद को। अब यार अगर कोई भी संविधान सभा है उसमें जो तिरंगा है या जो झंडा है उसको सबसे ऊंचा रखने की जिम्मेदारी है। उसको ऊंचा रखने की जिम्मेदारी कौन ले सकता है? उस समिति का अध्यक्ष, यानी झंडा तदर्थ समिति का अध्यक्ष भी किसे बनाया गया? झंडा तदर्थ समिति का अध्यक्ष भी किसे बनाया गया? झंडा तदर्थ समिति का अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया, है ना। और कार्य का संचालन कैसे होगा, इसका काम किसको दिया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया, है ना। ये होगा संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन है? तो कौन है झंडा समिति के अध्यक्ष? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक। अब मैं आपको एक चीज बता रहा था, है ना, आपको एक चीज बता रहा था कि यहाँ पर जो संचालन समिति है इसके लिए स्टीयरिंग शब्द का यूज क्यों किया गया? संचालन समिति के लिए स्टीयरिंग शब्द का यूज क्यों किया गया? क्योंकि जो कार्य संचालन संबंधी समिति है, कौन सी? कार्य संचालन संबंधी समिति, कार्य संचालन संबंधी समिति, इसके अध्यक्ष कौन है ना। तो हमें क्या लगता है कि संचालन दोनों एक जैसे, उसका अध्यक्ष भी अपन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कर देते हैं। तो ये जो कार्य संचालन समिति अध्यक्ष है, इसके अध्यक्ष के एम मुंशी को इसका अध्यक्ष बनाया गया था, है ना। और के इसके लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं? इसके लिए वर्ड करते हैं हाउस ऑफ बिजनेस। इसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? ऑर्डर ऑफ बिजनेस, ORDER, ऑर्डर ऑफ बिजनेस। ऑर्डर ऑफ बिजनेस, है ना। तो इसके लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं? ऑर्डर ऑफ बिजनेस। दोस्तों आपको पता है कि जो भारतीय संविधान था ये मूल रूप से कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया था? इंग्लिश में, हिंदी में। तो इसका ट्रांसलेशन हुआ था, तो हिंदी में ट्रांसलेशन हुआ है, तो इसको भी स्टीयरिंग को भी संचालन बोल दिया, और ऑर्डर ऑफ बिजनेस के लिए कोई अप्रोप्रिएट वर्ड नहीं मिला तो इसको भी कार्य संचालन बोल दिया। लेकिन दोनों अलग है। पूरी समिति के अध्यक्ष कौन है? के एम मुंशी है ना। तो एग्जाम में हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पेपर आता है,
तो इंग्लिश लैंग्वेज वहां पर देख लेना, इनसे संबंधित जो भी चीजें हैं, है ना। तो संघ समिति के अध्यक्ष कौन हो गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में जो उद्देशिका है इसका विचार कहाँ से लिया गया है ना। देखो जो अपना पहला था, जो समितियां हैं उनसे संबंधित जो सारे फैक्ट थे वो खत्म हो गए, है ना, कि एक एक करके हमने सभी व्यक्तियों के बारे में बात कर ली कि इस समिति का अध्यक्ष कौन, कौन सी समिति का अध्यक्ष कौन। अब जो दूसरा बात आता है कि संविधान का स्रोत क्या है ना, जो भारतीय संविधान है वो लिया कहाँ से गया है, इसके बारे में भी एक एक करके अपन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन है उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया। तो भारतीय संविधान में जो उद्देशिका है ना, जो प्रस्तावना है, इसका विचार कहाँ से लिया गया? इसका विचार लिया था हमें संयुक्त राज्य अमेरिका से। और इसकी भाषा जिसमें अपन बात करते हैं हम भारत के लोग, जो इसकी लैंग्वेज है वो कहाँ से ली गई है? वो ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। तो संविधान ये उद्देशिका का विचार ये तो लिया है हमने कहाँ से? उद्देशिका का विचार लिया है यूएसए के संविधान से, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। लेकिन अगर इसकी भाषा पूछ ले कि उद्देशिका की भाषा कहाँ से ली गई है, तो वो ली थी हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अपन यूएसए के संविधान से बात कर लेते हैं। हाँ, यानी यूएसए के संविधान से हमने क्या क्या लिया? यूएसए के संविधान से भारतीय लोगों ने क्या क्या लिया, इसके बारे में डिटेल में अपन बात कर लेते हैं। देखो पहली चीज तो ये अपन ने देख ही ली क्या, कि उद्देशिका का विचार, है ना। उद्देशिका बोल दो या प्रस्तावना बोल दो, उद्देशिका या प्रस्तावना का विचार दिया, ठीक। इसके बाद में अपन बात करते हैं जो मौलिक अधिकार है अपने, ना, जो भाग 3 में है अपने वो मौलिक अधिकार मिले हुए हैं उनके बारे में, वो भी कहां से लिए थे हमने? वो भी अमेरिका से ही लिए थे। तो मौलिक अधिकार, मौलिक या मूल अधिकार भी इनको बोल सकते हैं, मूल अधिकार या मौलिक अधिकार। ये कहां से लिए थे हमने? ये लिए थे हमने अमेरिका के संविधान, ठीक। इसके अलावा अमेरिका के संविधान से हमने क्या लिया? जो न्यायिक पुनरावलोकन होता है, यानी सुप्रीम कोर्ट की शक्ति है न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति। क्या होती है कि जैसे गवर्नमेंट ने कोई भी अधिनियम बनाया है ना, और वो संविधान के खिलाफ जा रहा है, गवर्नमेंट तक कल उठ के ये बोल दे कि आरक्षण खत्म, है ना, तो लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट क्या है? संविधान की रक्षक है ना, सुप्रीम कोर्ट संविधान की रक्षक है। ये बात भी हमने अमेरिका से ली है। जैसे कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट आरक्षण संविधान का मामला है ना, तो संविधान का उल्लंघन बता के उसको जो ये गवर्नमेंट जो कानून बनाएगी उसको शून्य करार कर सकती है, उसको हटा सकती है कि ये लागू नहीं होगा, है ना। तो ये बात, इसको बोलते हैं न्यायिक पुनरावलोकन। क्या बोलते हैं? न्यायिक पुनरावलोकन। तो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति हमने कहां से ली? न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति ली हमने कहां से? यूएसए के संविधान से। इसके अलावा यूएसए के संविधान से अपन ने क्या लिया? यूएसए के संविधान से अपन ने लिया संविधान की सर्वोच्चता। ये सर्वोच्च न्यायालय, तो एक तो लिख लो संविधान की सर्वोच्चता, संविधान ही सर्वोच्च है। संविधान की सर्वोच्चता ये कहां से ली अपन ने? संविधान की सर्वोच्चता, ये संविधान की सर्वोच्चता ली थी अपने अमेरिका से। इसके अलावा एक और बात जो अमेरिका से ली है, वो संविधान ही सर्वोच्च है, तो अगर कोई इसका उल्लंघन करेगा तो उसकी रक्षा के लिए कोई तो चाहिए, है ना। तो संविधान की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा हेतु क्या चाहिए, है ना। कुछ छोटा मोटा कोर्ट तो बचा नहीं पाएगा संविधान, तो उसके लिए चाहिए सर्वोच्च न्यायालय। कौन सा न्यायालय? सर्वोच्च न्यायालय, है ना। संविधान की रक्षा हेतु जो सर्वोच्च न्यायालय है
ये भी अपन ने कौन से संविधान से लिया? संविधान की रक्षा हेतु सर्वोच्च न्यायालय कौन से एक्ट के तहत लिया? ये भी हमने यूएसए से लिया। इसके अलावा जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र होनी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय अगर स्वतंत्र ही नहीं होगा तो क्या कर पाओगे? तो न्यायपालिका क्या होनी चाहिए? स्वतंत्र होनी चाहिए। तो स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका, ये भी हमने किसके संविधान से लिए? स्वतंत्र न्यायपालिका भी हमने ली है यूएसए के संविधान से, है ना। इसके अलावा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, है ना, कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ऐसा कौन बोलता है? ऐसा बोलता है यूएसए का संविधान, है ना। यूएसए के संविधान से लिया था अपन ने उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। उपराष्ट्रपति का जो पद है वो कहां से लिया हमने? यूएसए के संविधान से लिया। इसके अलावा राष्ट्रपति को जो हटाने की शक्ति है महाभियोग, राष्ट्रपति पर आर्टिकल 61 के तहत महाभियोग लगाया जा सकता है भारतीय संविधान के तहत, है ना। वो शक्ति कहां से ली है? वो शक्ति भी यूएसए के संविधान से ली है। यानी राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये भी हमने कहां से लिया? ये भी हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट है ना, जो सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट, वह जो उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, है ना। तो एचसी क्या है? एचसी सुप्रीम कोर्ट, एचसी हाई कोर्ट, इनके जो जज है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को जो हटाने की शक्ति है वो किसके संविधान से ली गई है? इनके हटाने की शक्ति ये भी हमने यूएसए के संविधान से लिया है ना। किसके संविधान से? यूएसए के संविधान से ही लिया है ये चीज भी। तो यूएसए के संविधान से कौन कौन सी बातें होगी? यूएसए के संविधान से ये सारी बातें हो गई कि उद्देशिका विचार, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की रक्षा हेतु सर्वोच्च न्यायालय, स्वतंत्र न्यायपालिका, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग, सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के जजों को हटाने की शक्ति, ये सभी किससे लिए हैं? ये सभी हमने यूएसए के संविधान से लिए हैं। तो अगर यूएसए के संविधान से कोई भी बात पूछी जाएगी तो इनके बीच से ही पूछी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपन। देखो ये बोलिए कि न्यायिक पुनरीक्षण, जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना निम्न से किस देश के संविधान से ली गई है? अभी भी अपन ने पढ़ा कि जो जुडिशियल रिव्यू है, ये न्यायिक जो पुनरावलोकन है, इसकी शक्ति कौन से संविधान से ली है? इसकी शक्ति यूएसए के संविधान से ली है ना। इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी बताइए यूएसएसआर, इसको अपन पढ़ लेते हैं, है ना, एक एक चीज को अपन पढ़ते चलते हैं। जैसे ये हो गया यहाँ पर यूएसएसआर, है ना, यूएसएसआर। यूएसएसआर क्या है? ये सोवियत रूस, पहले सोवियत संघ हुआ करता था बड़ा, उसका विघटन हो गया 1991 में, फिर बहुत सारे छोटे छोटे देश बन गए। पहले क्या होता था? सोवियत रूस हुआ करता था, जो भी रूस कहलाता है ना। तो इसको यूएसएसआर या सोवियत रूस भी बोल दो। क्या बोल दो? सोवियत रूस, है ना। सोवियत रूस से पढ़ने के लिए, सोवियत रूस से हमने लिया मौलिक कर्तव्य। क्या लिए? कि यार मौलिक अधिकार तो कहां से ले लिए? मौलिक अधिकार तो हमने अमेरिका से ले लिए। तो अब चाहिए अपने को मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य कब अपनाए गए थे? कि संविधान बन रहा था तब अपना लिए गए थे? नहीं, मौलिक कर्तव्य बाद में अपनाए गए थे 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स, यानी 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। कौन से संविधान संशोधन? 42वां, है ना, 42वां संविधान संशोधन।
42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। एक तो ये अपना लिया है ना, मौलिक कर्तव्य किसे, 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। इसके अलावा जो न्याय मिला, जितने भी प्रकार के न्याय हैं वो किससे लिए गए, वो लिए हैं ये अमेरिका के संविधान से। ये रूस के संविधान से क्या लिया गया, ये लिया अपन ने न्याय। कौन कौन से न्याय की बात कर रहा है ये बात कर रहा है सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय। अपनी प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय है, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय। वो कहां से लिए हमने, वो लिए हैं रूस के संविधान से। कौन से, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय, है ना। सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय किसके संविधान से लिए, तो ये हैं लिए यूएसएसआर के संविधान से। तो यूएसएसआर से 2 बातें याद रखनी है, एक मौलिक कर्तव्य और दूसरा न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। ये सारी बातें अपने को यूएसएसआर के संविधान से ध्यान रखनी है ना। तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय हो गया ना। तो ये 2 बातें यूएसएसआर के संविधान से याद रखनी है। तो यहाँ पर न्यायिक पुनरीक्षण पूछा गया था। न्यायिक पुनरीक्षण कौन सा होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। इसके बाद में बात करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से दिखाई देता है। अभी अपन ने अमेरिका पढ़ा कि अमेरिका से कौन सी चीजें भारत में ली गई है, तो एक नागरिकता, क्या एक नागरिकता भारत में अमेरिका से ली गई है, नहीं। एकल नागरिकता का प्रावधान भारतीय संविधान में है, अमेरिका के संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है ही नहीं। वहां पर तो 2 नागरिकता होती है, एक देश की, एक राज्य की, जबकि अपने एक ही नागरिकता है भारत की। ये प्रावधान लिया हमने ब्रिटेन से। कहां से, ब्रिटेन से ये प्रावधान लिया है ना। ये प्रावधान अपन ने कहां से लिया था, ये प्रावधान अपन ने ब्रिटेन से लिया था, है ना। इसके अलावा संविधान की 3 सूचियां होगी, ये प्रावधान हमने कहां से लिया, जो समवर्ती सूची है। 2 सूचियां तो हर जगह हो रही है, समवर्ती सूची है, ये कहां से ली थी हमने, समवर्ती सूची ली थी हमने ऑस्ट्रेलिया से। कहां से, समवर्ती सूची। इसमें अपन बात कर लेते हैं, जो समवर्ती सूची है वो कहां से ली थी, समवर्ती सूची हमने ली ऑस्ट्रेलिया से, है ना। तो ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची ले ली। इसके अलावा न्यायपालिका की द्वैधता, है ना, न्यायपालिका की द्वैधता, यानी न्यायपालिका डबल होनी चाहिए। कि न्यायपालिका डबल होती है, नहीं, न्यायपालिका स्तर बाय स्तर बढ़ती जाती है, यानी एकल न्यायपालिका होनी चाहिए। न्यायपालिका सिंगल ही होनी चाहिए, बस उसके पद सोपान हो सकते हैं। तो सर्वोच्च न्यायपालिका कौन सी है, एक ही है ना। न्यायपालिका की द्वैधता भी अमेरिका के संविधान में नहीं है ना, नहीं भारतीय संविधान में है। इसके अलावा संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय होना चाहिए। अभी भी अपन बात की कि संविधान का निर्वचन यानी संविधान की क्या व्याख्या करने के लिए, कौन संविधान की रक्षा करने के लिए या संविधान की व्याख्या करने के लिए क्या होगा, एक संघीय न्यायालय होगा, सर्वोच्च न्यायालय होगा। वही तो बात कर रहा है, परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। यही तो हमने लिया यूएसए के संविधान से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक बात। अब अपन बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया की। एक और मान के चलते हैं, कौन सा, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने क्या क्या लिया, है ना। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने क्या क्या लिया, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से दोस्तों अपन ने लिया सबसे पहले तो समवर्ती सूची। क्या लिया, समवर्ती सूची। एक अभी भी अपन ने बात की थी कि उद्देशिका का विचार कहां से लिया, अमेरिका के संविधान से। और उद्देशिका की जो भाषा है वो कहां से ली, ये ली थी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। उद्देशिका, उद्देशिका की भाषा, उद्देशिका की भाषा कहां से ली थी हमने, उद्देशिका की भाषा हमने ली थी ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। किसके संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से उद्देशिका की भाषा ली थी।
और ऑस्ट्रेलिया के संविधान से और क्या ली, दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक है उसका प्रावधान। भारत में 2 सदन है, एक उच्च सदन एक निम्न सदन। उच्च सदन कौन सा, राज्यसभा, निम्न सदन लोकसभा की दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होगी इसका प्रावधान कहां से लिया गया है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान ना। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान ये हमने कहां से लिया, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया। तो ऑस्ट्रेलिया से 3 बातें याद रखनी है हमें कि कौन कौन सी चीजें ऑस्ट्रेलिया से ली है, समवर्ती सूची, उद्देशिका की भाषा, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान, ये भी हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है ना। ये क्वेश्चन तो अपना सॉल्व हो चुका है। संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय भारत और अमेरिका के संविधान में क्या है, सम्मिश्रित चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्न में से किस देश की विशेषता है। जो भारत में संघात्मक विशेषता है, संघात्मक विशेषता क्या है, संघात्मक विशेषता उसे बोलते हैं कि जैसे भारत में कुछ शक्तियां केंद्र के पास है, कुछ शक्तियां राज्य के पास है, इस चीज को बोलते हैं संघात्मक व्यवस्था। ये किसकी देन है, ये कनाडा की देन है। आज अपन अब बात करेंगे अपन कनाडा के बारे में। इसके बारे में कनाडा, दोस्तों इन एमसीक्यू से फायदा क्या हो रहा है ना। जैसे ये क्वेश्चन है और हमने कनाडा पढ़ लिया, कनाडा के बारे में जितने भी चीजें हैं वो अपन यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। तो फिर थ्योरी में इसमें अंतर क्या रहा, थ्योरी में इसमें ये अंतर हो जाता है कि थ्योरी को अपन पढ़ते जाते हैं, वहां से हमें यह पता नहीं लग पाता कि डायरेक्ट क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पता लग रहा है कि यार ये क्वेश्चन पूछा गया है ना, तो 4-5 पॉइंट और है, यहाँ से इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो थ्योरी में और एमसीक्यू सोल्व करने में ये अंतर रहता है। एमसीक्यू सोल्व करने, एमसीक्यू करने के बाद में जब थ्योरी पढ़ते हैं तो बहुत अच्छे से थ्योरी अपने माइंड में ग्रिप होती है ना। तो अपन कनाडा के संविधान के बारे में बात करते हैं। कनाडा के संविधान से जो एक बात अपने को मिली वह है संघात्मक सरकार है ना, यानी सशक्त केंद्र, सशक्त केंद्र के साथ संघात्मक व्यवस्था, सशक्त केंद्र के साथ संघात्मक व्यवस्था। दूसरी क्या है ना, दूसरी कौन सी है कि केंद्र द्वारा राज्यपाल का, केंद्र द्वारा राज्यपाल का क्या करते हैं, नियुक्ति करते हैं ना। तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति। तीसरा पॉइंट है राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति हेतु विधेयक आरक्षित करना। भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 200 है, आर्टिकल 200 वो क्या बोलता है कि राज्यपाल कोई भी विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति हेतु आरक्षित कर सकता है ना। कि अगर राज्यपाल को लगे कि यार ये बड़ा विषय है, ये एक संविधान का विषय है, तो वो क्या कर सकता है, राष्ट्रपति की अनुमति हेतु उस विधेयक को आरक्षित कर सकता है ना। तो वही बात कहाँ से ली गई है, वो बात अपने कनाडा से ली गई है ना। कहाँ से ली गई थी, कनाडा से ली गई थी। इसके अलावा चौथी कि भारत राज्यों का संघ होगा है ना, कि भारत क्या होगा, अलग अलग राज्यों से मिलके भारत बनाया जाएगा। तो ये ऐसी बात भी कहां से ली है, जो भारत राज्यों का संघ, है ना, भारत राज्यों का संघ होगा। ये अपने आर्टिकल 1 में लिखा गया है ना, कि इंडिया दैट इज भारत,
इंडिया दैट इज भारत, ये क्या होगा, ये विभिन्न मतलब ये किनका होगा, जो विनाशकारी राज्यों का अविनाशकारी संघ होगा। विनाशकारी भारत विनाशकारी राज्यों का अविनाशकारी संघ होगा, यानी भारत का विनाश नहीं किया जा सकता, जो भारत में जो राज्य है ना उनका विनाश किया जा सकता। कैसे, आंध्र प्रदेश से तोड़ के तमिलनाडु वो तेलंगाना अलग बना दिया, तो उनका तो विनाश किया जा सकता है, भारत का विनाश नहीं किया जा सकता है ना। तो यह है राज्यों का संघ होगा। ऐसी बात कहाँ पे की गई है, ऐसी बात की गई है कनाडा के संविधान में, है ना। तो ऐसी बात कहाँ पे की गई है, कनाडा के संविधान में ऐसी बात की गई है। इसके अलावा एक और बात जो कनाडा के संविधान से ली गई है, क्योंकि केंद्र और राज्य के बीच में जो संबंध है ये कहाँ से लिए गए, कि केंद्र और राज्य के बीच में क्या संबंध होगा, तो ये लिए गए कनाडा के संविधान में, केंद्र राज्य संबंध। केंद्र राज्य संबंधों को भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। एक और बात जो कनाडा के संविधान से ली गई है वो कौन सी है, सशक्त केंद्र के साथ हो गया, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति हो गई, राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति हेतु विधेयक आरक्षित करना हो गया, राज्यों का संघ हो गया, केंद्र राज्य संबंध हो गए, और कौन सा रह गया, अगर अभी कोई याद आता है तो वो भी लिख देंगे, बाकी ये 5 जो इंपॉर्टेंट थे वो इनसे रिलेटेड हो गए, है ना। तो इसको आप भी स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। संविधान में, भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की परिकल्पना कहाँ से प्राप्त की गई है, अभी अपन ने पढ़ा कि राज्यों को संघ की परिकल्पना कहाँ से ली गई है, ये ली गई है कनाडा के संविधान से। देखो, अमेरिका के संविधान, ऑस्ट्रेलिया के संविधान, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से और स्विट्जरलैंड से। ये ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम है, ये ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम है, इसको ही बोलते हैं कनाडा। तो ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका है ना, उसी क्षेत्र को क्या बोलते हैं, कनाडा, है ना। तो उसी संविधान से ली गई है। तो यहाँ पर एक स्पेशल बात अपने को मिल रही है कि ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम क्या होगा, यही कनाडा का ही अधिनियम होगा, है ना। ये अभी ने पढ़ा था ना कि राज्यों का संघ, ये कहाँ से लिया, ये लिया है हमने कनाडा के से, और ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका को ही कनाडा बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन से अपने को एक नई चीज सीखने को मिलती है। भारत में समवर्ती सूची की उद्धृत संकल्पना उद्धृत की गई। समवर्ती सूची अभी अपन ने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से पढ़ा कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से अपन ने क्या क्या लिया है ना। तो समवर्ती सूची कहाँ से ली है हमने, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया की संविधान से ली थी, ये अपन ने पढ़ लिया, है ना। यूएसएसआर पढ़ लिया और यूएसए पढ़ लिया। स्विट्जरलैंड के संविधान से कोई खास बातें हैं नहीं, तो उनको पढ़ने का कोई मतलब है नहीं, है ना। एक पढ़ लेते अपन जर्मनी का वाइमर संविधान, जर्मनी का वाइमर संविधान। जर्मनी का वाइमर संविधान क्या बोलता है, जर्मनी का वाइमर संविधान बोलता है कि जो आपातकालीन उपबंध है उनके बारे में। कौन से उपबंध, जो भारतीय संविधान के भाग 18 में जो आपात उपबंध है उनके बारे में बात करता है जर्मनी का वाइमर संविधान। तो कौन सा, आपात उपबंध, है ना। तो आपात उपबंधों के बारे में जर्मनी का वाइमर संविधान बात करता है कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय आर्टिकल 19 को निलंबित किया जा सकता है। ये बात कहाँ लिखी हुई है, तो ये लिखी हुई थी जर्मनी के संविधान में, वहां से उठा लिया हमने भारतीय संविधान में, है ना। फिर जर्मनी से एक चीज याद रखनी थी, वो अपन इसको याद रख सकते हैं, है ना। जर्मनी से क्या बात याद रखनी थी, ये थी जर्मनी का वाइमर संविधान। इसके अलावा अगर अपन पढ़ना चाहें तो ब्रिटेन पढ़ लिया अपन ने, ब्रिटेन नहीं पढ़ा, अभी पढ़ते हैं ब्रिटेन, है ना। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश से ली गई है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, इसकी संकल्पना कौन से देश से ली गई है, इसकी संकल्पना ली गई है आयरलैंड से। कौन से देश से दोस्तों, आयरलैंड से इसकी संकल्पना ली गई है ना। तो जो डीपीएसपी है,
आयरलैंड के बारे में बात कर लें। आयरलैंड की क्या है कि जो डीपीएस, भारतीय संविधान में जो डीपीएसपी है वो किसके संविधान से लिए है? वो आयरलैंड के संविधान से लिए। हाँ, तो नीति निदेशक तत्व यानी डीपीएसपी है ना, डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्व, ये आयरलैंड के संविधान से लिए। और जो राष्ट्रपति की जो निर्वाचन पद्धति है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा कि जो टोटल एमएलए हैं, सारे निर्वाचित एमएलए, सारे निर्वाचित एमपी, ये सब क्या करेंगे, इन सबको मिला के ये सब वोटिंग करेंगे अप्रत्यक्ष एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा और राष्ट्रपति का निर्वाचन करेंगे। ये बात कहाँ से ली गई है? ये बात ली थी हमने आयरलैंड के संविधान से। तो राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति ये आयरलैंड के संविधान से ली गई है। इसके अलावा एक और है ना कि राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करता है। तो राज्यसभा में सदस्य मनोनयन की शक्ति कहाँ से ली गई है? तो राज्यसभा में सदस्य मनोनयन की शक्ति भी आयरलैंड से ली गई है। राज्यसभा में सदस्य मनोनयन की शक्ति है ना, राज्यसभा में सदस्य मनोनयन की शक्ति ये भी कहां से ली गई है? ये भी आयरलैंड के संविधान से ली गई है। तो ये बात हो गई अपनी कंप्लीट। इसके अलावा अपन एक और बात कर लेते हैं फ्रांस के संविधान की। फ्रांस के संविधान की है ना, तो फ्रांस के संविधान से अपन ने क्या लिया? जो स्वतंत्रता है ना, जो बंधुता है, ये सब अपन ने कहां से लिए? स्वतंत्रता व बंधुता के सिद्धांत ये फ्रांस से लिए हैं। स्वतंत्रता, समता व बंधुता के आदर्श कहां से लिए? तो फ्रांस की क्रांति थी 1789 में, वहां से अपन ने फ्रांस की क्रांति से जो आदर्श लिए हैं वो कौन कौन से? वो तो एक तो कि गणराज्य होना चाहिए है ना, क्या होना चाहिए? गणराज्य होना चाहिए। कोई भी देश एक गणराज्य होना चाहिए। तो गणराज्य की उदाहरण, गणराज्य की अवधारणा ये कौन से देश से ली गई है? गणराज्य की उदाहरण ये फ्रांस देश से ली गई है। इसके अलावा स्वतंत्रता है ना, कि स्वतंत्रता होनी चाहिए, समता होनी चाहिए, यानी समान रूप से अवसर मिलना चाहिए है ना, समता व बंधुता होनी चाहिए। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें स्वतंत्रता, समता व बंधुता की जो आदर्श है ये कौन से संविधान से लिए हैं? ये फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं है ना। तो स्वतंत्रता, समता व बंधुता के आदर्श ये फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं। गणराज्य की अवधारणा ये दोनों हो गए अपने, फ्रांस भी हो गया, आयरलैंड भी हो गया, जापान अपन ने कर ही लिया शायद है ना, और जर्मनी का ये यूएसएसआर अपन ने कर ही लिया। तो हो गया अपना कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए? राज्य की नीति के निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। ठीक, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। देखो दोस्तों, ये अपन ने पढ़ लिया। उसके अलावा कि अपन ने सभी देशों के संविधान के बारे में भी डिस्कस कर लिया। तो ये क्वेश्चन है कुछ कि इनको मिलान करना है। तो देखो, मूल अधिकार, मूल अधिकार कहां से लिए गए? मूल अधिकार हमने अमेरिका से लिए। कहां से लिए? अमेरिका से मूल अधिकार लिए हैं। इसके अलावा संसद की शासनीय प्रणाली यूके यानी ब्रिटेन, यूके कौन? यूनाइटेड किंगडम। अब क्या रह गया? यूके। अब यूके केवल ब्रिटेन रह चुका है ना। तो ब्रिटेन से लिए हमने शासन की संसदीय प्रणाली। शायद अपन ने यूके नहीं पढ़ा, अभी यूके के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। दूसरा ऑप्शन आ जाएगा अपना यूके। आपात उपबंध, आपात उपबंध अपन ने कौन से पढ़े थे? जर्मनी का जो वाइमर संविधान है उससे आपात उपबंध लिए गए थे। जर्मनी का जो वाइमर संविधान है उससे लिए गए थे आपात उपबंध। इसका ऑप्शन आ जाएगा 4। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये आयरलैंड से लिए गए थे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए थे। तो ये हो गया अपना ऑप्शन नंबर 3। दिख रहा है?
ठीक है, तो राज्य के नेतृत्व दे सकते तो हायर देन, 4 में क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए, दोनों में आ रहा है ना, फर्स्ट में क्या आना चाहिए, सेकंड आना चाहिए, इसमें आ रहा है, तो आंसर कौन सा होगा, अपना आंसर होगा फर्स्ट आंसर। अपन अब पढ़ते हैं ब्रिटेन के बारे में, है ना, कि ब्रिटेन से अपन ने क्या क्या लिया। इसको अपन क्या बोलते हैं, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम यानी यूके, है ना, और इसी को बोलते हैं ब्रिटेन, क्या बोलते हैं, ग्रेट ब्रिटेन, है ना। तो इसके संविधान से अपन ने क्या क्या लिया, पहली चीज, भारत में जो संसद की जो भी शक्तियां है ना, वो हमने यहाँ से लिए, संसद के बारे में कोई भी बात आती है डायरेक्ट डाल दो किसमें, यूनाइटेड किंगडम में। जैसे यहाँ पे डाला इसने शासन की संसदीय प्रणाली, है ना, कौन सी प्रणाली, संसदीय प्रणाली, है ना, संसदीय प्रणाली, कहाँ से लिए हमने संसदीय प्रणाली, संसदीय प्रणाली हमने लिए ब्रिटेन के संविधान से। भारत में द्विसदनीय व्यवस्था है, 2 सदन है, एक उच्च सदन एक निम्न सदन, तो द्विसदनीय व्यवस्था कहाँ से आई, तो भारत में जो द्विसदनीय व्यवस्था है ना, वो भी हमने कहाँ से लिए, ब्रिटेन से। द्विसदनीय व्यवस्था कहाँ से लिए, ब्रिटेन से। इसके अलावा कौन सी शक्ति हो गई, जैसे संसदीय प्रणाली, मैंने बोला कि संसद से संबंधित, जैसे संसद में सांसद भी बैठते हैं, तो उनके कुछ विशेषाधिकार होते हैं, है ना, तो सांसदीय विशेषाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार, ये भी कहाँ से आया, ये भी यूनाइटेड किंगडम से आया। इसके अलावा जो चौथी चीज है कि भारत में जो एकल नागरिकता है, यानी केवल भारत की नागरिकता होगी, राज्यों की अलग से कोई नागरिकता नहीं है, तो एकल नागरिकता का प्रावधान, कौन सा, एकल नागरिकता का प्रावधान, एकल नागरिकता का प्रावधान, ये भी कहां से लिया गया है, ये भी यूनाइटेड किंगडम की संविधान से लिया गया है ना, तो ये यूनाइटेड किंगडम की संविधान से एकल नागरिकता का प्रावधान भी लिया गया है। इसके अलावा यूनाइटेड किंगडम के प्रावधान से कौन कौन सी चीजें ली गई है, तो ये संसद से संबंधित होगी सारी चीजें, है ना, तो यूनाइटेड किंगडम के संविधान से हमने लिए तो विधि का शासन है, विधि का शासन, है ना, क्या होगा, कानून का शासन ही सर्वोच्च है, ये बात कौन बोल रहा है, यार संसदीय प्रणाली बन रही है, तो संसदीय तो बनाई ही कानून, तो यानी कानून का जो शासन है ना, वही सर्वोच्च है, ऐसा कौन बोल रहा है, ब्रिटेन का संविधान बोल रहा है। इसके अलावा जो विधायी प्रक्रिया है, जो विधायी प्रक्रिया है वो भी हमने कहाँ से ली है, कि किस प्रकार से कौन सा कानून बनेगा, ये शक्ति हमने कहाँ से ली है, ये भी शक्ति भी हमने ब्रिटेन से ली है ना, विधि का शासन, ये शक्ति भी हमने ब्रिटेन से ली है। और एक रीट होती है परमाधिकार लेख, कौन सी रीट, परमाधिकार, परमाधिकार लेख, ये रीट भी हमने कहाँ से ली है, ये रीट भी हमने हमारे ये यूनाइटेड किंगडम के संविधान से ली है। यहाँ पर बात की हमने विधि का शासन, ये कहाँ से लिया, ब्रिटेन से, लेकिन एक होती है विधि की स्थापित प्रक्रिया, वो कहाँ से लिए, जापान से। शायद अगर अपन ने जापान नहीं पढ़ा, जापान भी देख लेते हैं, जापान से एक ही चीज है, तो जापान से क्या है वो, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये किसके संविधान से ली गई है, ये जापान के संविधान से ली गई है। ठीक है, नेक्स्ट, अगर आप इनको उतारना चाहो तो उतार लो, ताकि नेक्स्ट चलते हैं अपन।
इसके अंदर एक रहेगा यूनाइटेड किंगडम के अंदर, वो है मंत्रिमंडलीय सरकार, है ना। कौन सा? कि जो मंत्रिमंडलीय है, अपन ने संसदीय प्रणाली की बात की, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, मंत्रिमंडलीय प्रणाली ये किसमें है? मंत्रिमंडलीय प्रणाली ये भी ली गई है ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। ये देखो मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए? मौलिक अधिकार हमने लिए थे अमेरिका के संविधान से, है ना। तो मौलिक अधिकार अमेरिका के अधिकार पत्र से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। राज्यों की नीति निर्देशक तो अपन ने बात कर ली, कहाँ से लिए थे? आयरलैंड के संविधान से। तो जो डीपीएसपी है वो आयरलैंड के संविधान से हो जाएगा, तो आयरिश संविधान होगा। मंत्रिमंडलीय सरकार, मंत्रिमंडलीय प्रणाली ये किसके संविधान से ली गई है? ब्रिटेन के संविधान से ली गई है, अभी जस्ट अपन ने पढ़ा है ना। और जो केंद्र राज्य संबंध है ना, वो किससे लिए गए? वो कनाडा के संविधान से लिए गए। केंद्र राज्य संबंध कनाडा के संविधान से लिए गए, इसको भी अपन सॉल्व किया जा सकता है। तो मौलिक अधिकार किससे? अमेरिका से। तो चारों ऑप्शन है, बी में क्या आना चाहिए? नीति निर्देशक तत्व, तो ये किसमें आना चाहिए? बी में थर्ड आना चाहिए। बी में थर्ड, इसमें आ रहा है ना। तो ये तो ऑप्शन ए होगा, ये ऑप्शन डी होगा। मंत्रिमंडलीय सरकार, मंत्रिमंडलीय सरकार ब्रिटिश होना चाहिए, यानी 1 आना चाहिए। और केंद्र राज्य संबंध कनाडा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी अपना सही होगा। कौन सा ऑप्शन होगा अपना सही? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो गया। ठीक है ना, आप इसका ध्यान रख लेना। इसके अलावा अपन बात करते हैं साउथ अफ्रीका की, है ना, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से भी अपन ने कुछ ना कुछ लिया है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या लिया अपन ने? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया है अपन ने एक तो जो इस संविधान संशोधन की प्रक्रिया है ना। संविधान संशोधन किसे होगा भारत के संविधान में? संविधान संशोधन, है ना। संविधान संशोधन की प्रक्रिया ये कौन से संविधान से लिए? हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिए। इसके अलावा जो एक और बात यहाँ से क्या ली हमने, तो राज्यसभा के जो सदस्य हैं इनका निर्वाचन, राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन, ये तो कहाँ से ले लिया अपने? आयरिश संविधान से ले लिया था। राज्यसभा के जो सदस्य थे उनका मनोनयन तो अपने आयरिश संविधान से ले लिया था, लेकिन इनका निर्वाचन भी तो करना है ना। तो राज्यसभा, राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन ये किससे होगा? ये दक्षिण अफ्रीका से लिया था। जबकि अपन देख सकते हैं जैसे आयरिश संविधान पढ़ने पड़ा था यार, है ना। इसमें राज्यसभा सदस्य के मनोनयन की शक्ति कहाँ से? आयरिश संविधान से, आयरलैंड के संविधान से। जबकि राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन की शक्ति है वो कहाँ से ली हमने? वो लिए दक्षिण अफ्रीका से, है ना। तो दक्षिण अफ्रीका से लिए। ठीक बात, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को विचार कहाँ से लिया? मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया? अभी अपन ने बात की थी कि सोवियत रूस से लिए हमने मौलिक कर्तव्य। और जो अपने न्याय है, सामाजिक आर्थिक व राजनीतिक न्याय, ये कहाँ से लिए? सोवियत रूस से लिए है ना, यूएसएसआर से। तो रूस, पूर्व सोवियत संघ, इसके संविधान से लिए थे ना, तो आंसर हो जाएगा अपना रूस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। मौलिक अधिकारों की अवधारणा दी गई है। मौलिक अधिकार शुरू में पढ़ लिया कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए? मौलिक अधिकार हमने लिए थे अमेरिका के संविधान से। मौलिक अधिकार हमें अमेरिका के संविधान से लिए थे। देखो दो तीन बातें याद रख लेना। ठीक है, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार ये लिए थे हमने अमेरिका के संविधान से। इसे लिए थे अमेरिका। इसके अलावा मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य ये लिए थे अपने आयरलैंड के संविधान से। कहां से? आयरलैंड। मौलिक कर्तव्य ये मौलिक कर्तव्य लिए थे हमने रूस से, सोवियत
रूस से। जो नीति निर्देशक तत्व है, नीति निर्देशक तत्व है ना, ये हमने कौन से संविधान से लिए? ये लिए हमने आयरलैंड के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से। और ये तीनों सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल है ना। अगर स्रोतों में पूछे जाते हैं कि भारत का संविधान का स्रोत कौन सा है, ये तीनों क्वेश्चन वो हैं जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, है ना। और सबसे ज्यादा कंफ्यूज भी करते हैं कि मौलिक अधिकार किससे, मौलिक कर्तव्य किससे। तो ये अपन ध्यान रख सकते हैं। तो मौलिक अधिकार किसका होगा? ये होगा यूएसए के संविधान से। नेक्स्ट, भारतीय संविधान को कितने भागों में बांटा गया है? देखो अपन ने दो चीजें पढ़ ली, एक संविधान से संबंधित जो समितियां हैं वो सारी समितियां पढ़ ली, एक संविधान का जो स्रोत है वो पढ़ लिया। जो तीसरा पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं वो है कि भारतीय संविधान को कितने भागों में बांटा गया है। भारतीय संविधान के जो भाग है ना उनके बारे में अपन को डिस्कस करना है। भारतीय संविधान के भाग कितने हैं? भारतीय संविधान को 22 भागों में बांटा गया है। शुरू में जब भारतीय संविधान बन रहा था तो 22 भागों में बांटा गया था। कितने में? 22। संविधान के भाग कितने थे? 22। शुरू की बात कर रहे हैं तो इस शुरू में कितने थे? भाग 22। वर्तमान में कितने? वर्तमान में 25। 25 कैसे? 4 भाग और जोड़ दिए गए। जो 22 भाग थे इनमें 4 पार्ट और से जोड़ दिए गए और एक पार्ट निकाल दिया गया। कौन कौन से 4 भाग जोड़े और कौन सा एक पार्ट निकाला, ये भी क्वेश्चन बन जाता है ना। तो 4 भाग कौन कौन से जोड़े गए? 4 भाग जोड़े गए। एक तो जोड़ा गया जो आर्टिकल 4 है, भाग 4। भाग 4 ए है वो कौन सा है? मौलिक कर्तव्य। 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से 1976 के तहत जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्य। तो ये भाग 4 में कौन सा होगा? यहाँ पे जो है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य। इसके अलावा दूसरा कौन सा जोड़ा गया था? दूसरा जोड़ा गया था भाग 9 ए। भाग 9 ए ये संबंधित है नगर पालिका से। भाग 9 ए ये संबंधित है नगर पालिका से। भाग 9 बी ये संबंधित है किससे? भाग 9 बी ये किससे संबंधित है? संबंधित है सहकारी समिति, सहकारी समितियों से। भाग 9 भी सहकारी समितियों से रिलेटेड है ना। और एक जोड़ा गया था भाग, चौथा जोड़ा गया था वो जोड़ा गया था भाग 14 ए। यह अधिकरण से संबंधित था ना, अधिकरण। भाग 14 ए किससे संबंधित है? ये अधिकरण से संबंधित है। 22 और 4 कितने हो गए? 26 हो जाने चाहिए, लेकिन वर्तमान में कितने भाग है? 25 भाग है। तो एक भाग हटा दिया गया था। कौन सा भाग? तो भाग 7 है। भाग 7 इसको हटा दिया गया था है ना। इसके द्वारा भाग 7 को हटा दिया गया था 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा। 7वां संविधान संशोधन 1956 द्वारा। 7वां संविधान संशोधन 1956 द्वारा इस भाग को हटा दिया गया था। अब देखो भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? इसमें ऑप्शन 22 भी है, ऑप्शन 25 भी है। क्या तो इसमें ये पूछे ना कि वर्तमान में कितने भाग है, तो 25 करना है। और नॉर्मली पूछ ले कि भारतीय संविधान में कितने भागों में डिवाइड किया गया है, तो इसका आंसर क्या है देंगे अपन? इसका आंसर देंगे 22 है ना। नॉर्मल क्वेश्चन है तो 22 देंगे। पूछ ले कि वर्तमान में कितने भागों में बांटा गया है, वर्तमान में कितने भागों में बांटा गया है? 25 भागों में बांटा गया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपन। निम्न में से एक सूची
दोस्तों अपन बात करते हैं जो विभिन्न भाग है भारत के संविधान के, उनके बारे में, जो इम्पोर्टेंट भाग है उनके बारे में अपन बात कर लेते हैं, है ना, एक एक करके। इंपोर्टेंट भागों के बारे में बात कर लेते हैं। देखो भाग एक, भाग, यहाँ पर भाग लिख देता हूं मैं, एक स्लाइड, यहाँ पर भाग लिख देते हैं और वो किससे संबंधित है ना, उनका संबंध किससे है वो इधर लिख देते हैं। तो भारत का भाग एक, ये किससे संबंधित है? भारत का भाग एक केंद्र, उस संघ, वो उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है। किससे संबंधित है? संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, है ना। भाग एक संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है। इसमें आर्टिकल 1 से 3 के बीच में आते हैं कि भारत का कौन कौन सा क्षेत्र होगा, ना भारत में कितने राज्य होंगे, इन सब के बारे में जो डिटेल है वो दी गई है भाग एक के बारे में। भाग दो, भाग दो कहां से कहां तक है? भाग दो भारतीय संविधान के आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 तक है। इसमें किसके बारे में बात की गई है? इसमें बात की गई है नागरिकता है, इसके बारे में। यहाँ पे बात की गई नागरिकता के बारे में, इसके बारे में नागरिकता। भाग 3 में बात की गई है मौलिक अधिकार, इसके बारे में मौलिक अधिकार। भाग 3 में बात की गई है मौलिक अधिकार। भाग 4 में किसकी बात की गई है? भाग 4 में बात की गई है जो नीति निर्देशक तत्व है उनके बारे में। कौन सा? नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। और भाग जो 4A है, भाग 4A है, इसमें बात की गई है मौलिक कर्तव्य, इसका मौलिक कर्तव्य के बारे में। मौलिक कर्तव्य के बारे में भाग 4 में बात की गई है ना, कि भाग उसका संबंध किससे है। इसके अलावा भाग 5, जो भाग 5 है उसके अंदर किससे संबंध दिया गया है? भाग 5 संघ से संबंधित है, यानी जो भारत की जो संघीय संविधान है उससे संबंधित है, कि जैसे सर्वोच्च न्यायालय हो गया, राष्ट्रपति हो गया, तो प्रधानमंत्री हो गया, इनसे संबंधित भाग 5 में है। भाग 6, भाग 6 राज्य से संबंधित है। भाग 7 अपन ने बोला कि अभी निश्चित हो गया तो उसको हटा दिया गया था, भाग 7 को हटा दिया गया था। कौन से संविधान के द्वारा? 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा भाग 7 को हटा दिया गया था। डायरेक्ट अब कौन सा आएगा? भाग 8, इसमें है संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र। संघ राज्य क्षेत्र मतलब यूनियन टेरिटरी, यानी जिनको अपन केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं वो है संघ राज्य क्षेत्र। और ये संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, ये और ये दोनों अलग अलग है। ये संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र है, ये संघ राज्य क्षेत्र भाग 8 के तहत, है ना। भाग 9, भाग 9 में है ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत है ना, या पंचायती राज जिसको भी बोल सकते हैं। भाग 9 में, भाग 9A, भाग 9A के बारे में भी अपन ने बात की। इसके अंदर क्या है? भाग 9A के अंदर नगर पालिका, भाग 9A के अंदर क्या है? नगर पालिका। भाग 9A के अंदर क्या है? नगर पालिका है। और भाग 9B के अंदर क्या है? भाग 9B के अंदर सहकारी समितियां हैं। भाग 9B के अंदर क्या है? सहकारी समितियां हैं, है ना। इसके अलावा अपन बात कर लेते हैं भाग
उसका संबंध। भाग 9 के बारे में बात कर ली। भाग 10, 11, 12 ये कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। अब भाग 14 इंपॉर्टेंट है। भाग 14 है वो किससे संबंधित है ना? वह संघ एवं राज्यों से संबंधित सेवाएं। संघ एवं राज्यों से संबंधित सेवाएं। संघ एवं राज्यों से संबंधित सेवाएं ये कौन से भाग में है? ये भाग 14 के अंदर रहता है ना। भाग 14 है अधिकरण, अपन ने पहले बात कर ली। ये संघ एवं राज्य से संबंधित सेवाएं कौन सी हो गई? जैसे यूपीएससी हो गई है ना, या कोई भी स्टेट पीसीएस हो गई, जैसे राजस्थान की आरपीएससी हो गई, राजस्थान की आरपीएससी हो गई है ना। तो इनसे संबंधित जो भी संस्थाएं हैं ना उनके बारे में बात की गई भाग 14 के अंदर। एक है भाग 15। भाग 15 के अंदर क्या बात की गई? न्यायपालिका। न्यायपालिका की बात कौन से भाग में की गई है? न्यायपालिका की बात की गई भाग 15 के अंतर्गत है ना। इसके अलावा कौन सा भाग रखा है? भाग जो 18 है, भाग 18 इसके अंतर्गत आपात उपबंध। भाग 18 इसके अंतर्गत आपात उपबंध है ना। और भाग 20, भाग 20 इसके अंतर्गत क्या है? भाग 20 के अंतर्गत है जो अपनी संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वो। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कौन से इसके अंतर्गत है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया इसके अंतर्गत है ना। संविधान संशोधन, संविधान संशोधन भाग 20 के अंतर्गत संविधान संशोधन दिया हुआ है। तो भाग 14 संघ और राज्य क्षेत्र, भाग 15 न्यायपालिका। भाग 15 के अंतर्गत न्यायपालिका नहीं है। न्यायपालिका तो भाग 5 में आ जाएगी। 5 में क्या है? संघ, तो सर्वोच्च न्यायालय। भाग 6 में क्या है? राज्य, तो राज्य उच्च न्यायालय हो जाएगा। वो तो वहां पे डिस्कस हो जाएगा। इसमें भाग 15 में क्या है? इसमें निर्वाचन आयोग। कौन सा? निर्वाचन आयोग है ना। निर्वाचन आयोग या जो भारतीय चुनाव आयोग है उसके बारे में बात की गई भाग इसके अंतर्गत। इसके अलावा एक और भाग जो याद रख सकते हैं अपन, भाग 17। भाग 17 किससे संबंधित है? भाग 17 राज्यभाषा से संबंधित है। भाग 17 किससे संबंधित है? भाग 17 राजभाषा से संबंधित उपबंध है कि हिंदी अंग्रेजी की कौन सी राजभाषा होगी है ना। तो राजभाषा से संबंधित कौन सा है? भाग 17 राजभाषा से संबंधित है। तो अपन इनको एक एक करके एक बार दोबारा देख लेते हैं है ना, क्योंकि अगर ये एक सारणी याद हो गई ना तो ये मानो कि एग्जाम में एक क्वेश्चन पक्का सही हो जाएगा है ना। भाग 1 संघ व उसका राज्य क्षेत्र, भाग 2 नागरिकता, भाग 3 मौलिक अधिकार, भाग 4 नीति निर्देशक तत्व, भाग 4A मौलिक कर्तव्य, भाग 5 संघ, भाग 6 राज्य, भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र, भाग 9 ग्राम पंचायतें, भाग 9A नगर पालिका, भाग 9B सहकारी समितियां। इसके अलावा भाग 14 संघ व राज्य क्षेत्र से संबंधित सेवाएं, भाग 15 निर्वाचन आयोग, भाग 18 आपात उपबंध, भाग 20 संविधान संशोधन और भाग 17 राजभाषा है ना। तो कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, अगर पार्ट से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया ना तो अपन उसको सोल्व करने में अटकेंगे नहीं है ना। चलो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सबसे पहले कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नागरिकता भाग 2 क्या सही है? ये रहा नागरिकता भाग 2। मौलिक अधिकार भाग 3 ये रहा मौलिक अधिकार। मौलिक कर्तव्य भाग 6A कौन सा दिया हुआ है? भाग 6A, जबकि भाग 4A आना चाहिए, ये हो गया गलत। राज्य संविधान का भाग 6, राज्य संविधान का भाग 6 ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन गलत हो गया? ऑप्शन नंबर सी गलत हो गया, क्योंकि इसमें क्या दिया हुआ है? 6A दिया हुआ है ना। तो कौन सा दिया हुआ था? 6A दिया हुआ था, ये ऑप्शन अपना गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि उपाधियों का अंत, ये विषय दिए हुए हैं कौन सी सूची के अंतर्गत आएंगे, ये देखना है कि उपाधियों का अंत कौन सी सूची है। देखो उपाधियों का अंत भारतीय संविधान में आर्टिकल 18 में है, तो आर्टिकल 18 मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? मौलिक अधिकार, तो ये मूल अधिकार आ जाएगा। ग्राम पंचायतों का संगठन, ग्राम पंचायतों का संगठन भारतीय संविधान में आर्टिकल 40 के अंतर्गत दिया हुआ है। कौन सा आर्टिकल के अंदर? आर्टिकल 40 के अंतर्गत। और आर्टिकल 40 नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है। अपन जब डिटेल से डीपीएससी पढ़ेंगे, डिटेल से मौलिक अधिकार पढ़ेंगे, तब इनके बारे में बात करेंगे। जैसे 14 वर्ष तक के बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर का करना, ऐसा कौन किसमें कहा गया है? ऐसी बात कही गई है मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत। मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत क्या क्या बोला गया है? 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए क्या होना चाहिए? शिक्षा के अवसर होने चाहिए। तो मौलिक कर्तव्य में ये बात की गई है। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है, ये बात किसमें की गई है? ये बात की गई है डायरेक्ट संघ व उसका राज्य क्षेत्र भाग 1 में, है ना। तो उपाधियों का अंत मूल अधिकार में आ जाएगा, यानी 1 में 3 आ जाएगा, और सेकंड में 1 आ जाएगा, सी में 4 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा अपना बी ऑप्शन सही हो गया। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन अपना सही हो गया। देखो मौलिक अधिकार, है ना, मौलिक अधिकार कौन से भाग में? मौलिक अधिकार भाग 3। इसमें क्या दिया? ये मौलिक अधिकार भाग 3, तो ऑप्शन नंबर 1 का मिलाना हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 से, है ना। मौलिक कर्तव्य भाग 4A, मौलिक कर्तव्य भाग 4A, ऑप्शन नंबर बी का मिलान हो जाएगा 1 से। संघ भाग 5, संघ कौन सा? भाग 5, यानी सी में क्या आना चाहिए? 4 आना चाहिए, सी में 4 एक ही ऑप्शन में आ रहा है। इसके अलावा आपात उपबंध, आपात उपबंध कौन से? भाग 18, तो आपात उपबंध भाग 18, ऑप्शन नंबर ए अपना सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए अपना सही हो जाएगा। कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है ये देखना। मूल कर्तव्य भाग 4A, सही बात है। मौलिक कर्तव्य किसमें? भाग 4A में। राज्य भाग 6 में बताया गया। भारत का जो महान्यायवादी है इसके बारे में भी बात करेंगे। संघ और राज्यों की अधीन सेवाएं, ये भाग 14, संघ और राज्यों की जो अधीन सेवाएं हैं भाग 14 में दी गई है। यूपीएससी, आरपीएससी, ये भी सही है। तो बता क्या? भारत का महान्यायवादी, देखो भारत का जो महान्यायवादी है वो आर्टिकल 76 में आता है, और आर्टिकल 76 भाग 5 में आता है। भारत का महान्यायवादी बेसिकली भाग 5 की संकल्पना है। कौन से 5 की? संघ की। भाग 5 कौन सा? संघ, है ना। भारत का महान्यायवादी संघ की परिकल्पना है ना, संघ में आएगा। तो ये ऑप्शन नंबर 3 गलत हो जाएगा, जिसमें भाग 8 दिया हुआ है ना, ये इसका गलत हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा। भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है। पंचायत भाग 9, अभी अपन ने बात की कि ग्राम पंचायतें भाग 9 सही है। नगर पालिका 9(1), सरकारी समितियां 9(ख), जबकि अधिकरण ये भाग 10 गलत है ना। अपन ने बात की थी कि 4 समितियां जुड़ी थी, कौन सी? एक तो जुड़ी थी 4A, एक 9A, एक 9B, एक 14A। 14A में क्या था? 14A में था अधिकरण। तो ये अधिकरण है ना, ये 10 में नहीं आएगा, ये किस में आएगा? भाग 14A में आएगा। ये ऑप्शन होगा अपना गलत, ठीक है ना। तो दोस्तों ये आज का जो टॉपिक था अपना ये खत्म हो चुका है। अपन ने इसमें 3 चीजों के बारे में डिस्कस किया। एक तो जो कि संविधान के स्रोत है उनके बारे में, संविधान सभा की जितनी भी समितियां थी उनके बारे में डिस्कस कर लिया, तो संविधान के जो इंपॉर्टेंट भाग थे उनके बारे में डिस्कस कर लिया। तो इसी क्लास में अपन आगे मिलते रहेंगे। ये पॉलिटी की 2nd क्लास है। इसके बाद में पॉलिटी MCQ में जो 3rd क्लास में आएगी उसमें भी अपन कुछ 2-3 पॉइंटों के बारे में डिस्कस करेंगे, और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट MCQ डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ठीक है, नमस्कार।